नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है रोज की तरह सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के सामने, आप लोगों की यहाँ पर प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जैसे जैसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में तैयारी करना चालू किए हैं तो उनको भी ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में समझ में आ गई होगी कि भैया देखो, अधिकारी बनने के लिए जो आज के समय में पहला पेपर होता है जिसे प्री पेपर कहते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब कुछ रह ही नहीं गया। मतलब यह है कि अगर आप प्री पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो आप जान के चलिए आप इंटरव्यू तक क्वालिफाई करने के लायक हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से प्री एक बहुत बड़ा बाधा बनता जा रहा है, ऐसे कई छात्रों को मैं जानता हूं, ऐसे कई मैंने एक्सपीरियंस को देखा है, मेरे साथ वाले भी थे जिनके साथ क्या होता था, वो बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर लेते थे लेकिन वो प्री बेचारे नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या और इसको हल एक ही तरीके से किया जा सकता है, आपके डेली प्रैक्टिस करने से, और कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं होती उनमें आप जितने अच्छे से अपने प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखेंगे उतना ही अच्छा आपका जो है क्या सारी चीजें जाने वाली। ठीक है, तो यहां पर इसी कड़ी में यूपी पीसीएस आरओ की यहां पर तैयारी करा रहा हूं, जो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप किसी अन्य स्टेट से भी हैं, आप इन प्रश्नों को देखिए। यहां पर मैं बता रहा हूं 70 से 80% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी ऑल इंडिया मतलब अदर स्टेट के भी जो पीसीएस की परीक्षा होंगी उनके लिए हैं। 20% जो यूपी स्पेशल हो जाता है या कुछ राज्यों की स्पेशल चीजें होती हैं जो पेपर एक सेटअप ऐसा ही होता है तो उस पर अलग है। बाकी 70 से 80% प्रश्न ऐसे जो आप किसी भी अगर राज्य से आते हैं तो आप कर सकते हैं। या अगर आप यूपी वाले हो, आप लोग सोच अन्य राज्य में जा क्या करना है, तो बहुत सही कर रहे हो, 70 से 80% यही होता है। 20% 30% थोड़ा सा अंतर आता है और वहीं से आप लोग का ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस पॉइंट को समझ गए तो भैया प्रैक्टिस जरूर रोज किया करो, रोज क्लास देखा करो और रोज सुबह 10 बजे। और करंट अफेयर्स की जो मैंने अभी तक 4 क्लासेस चला दी है और इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप अगर उसे नहीं देखो तो जरूर से जरूर देख लो भैया, क्योंकि करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही छान करके मलाई लेकर के आता हूं। अगर तुम उसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा घाटा होना तय है, क्योंकि आप एक बार जाकर के क्लास देख लीजिए, एक बार देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। मैं वहां पर प्री नहीं, मैं वहां इस हिसाब से पढ़ा देता हूं कि प्री छोड़ो, प्री से लेकर इंटरव्यू तक तुम में अगर करंट अफेयर से पूछेगा तो तुम क्या नाराज नहीं करोगे एग्जामिनर को, क्योंकि आपको पता है ना आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो। अधिकारी बनने के लिए थोड़ी सी जानकारी तो वनडे एग्जाम ज्यादा होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती है कम समय में ज्यादा, क्योंकि क्या है वही बनेगा अधिकारी जो कम समय में ज्यादा चीजों को मैनेज कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 हो, 1001 प्रश्न है आज, 1000 प्रश्न हम लोग करते करते कर चुके हैं। ठीक है, चलो इसको जवाब दीजिए, क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि 1991 में सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों में से कौन इसमें शामिल थे। जी भैया, 1991 में आपको पता है हमारा भारत उस समय इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था कि हमें मजबूरन, दरअसल हमारा जो स्टार्टिंग 1991 से पहले देखेंगे तो क्या था कि हम पहले जो है खुद से चीजों को डिपेंड मतलब चीजों को देखते थे कि किसका उत्पादन किसको करना है, कितना करना है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे लेकिन हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं खोला था। हम बेसिकली चल रहे थे जो रशिया नहीं है, रशिया में रिवोल्यूशन से पहले जो था उस बेसिस पे चल रहे थे। लेकिन हाँ दोस्तों, 1991 में जो तबाही इंडिया में, तबाही मतलब ऐसी थी कि उसने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। उसके बाद हमें उपयुक्त सभी, जी भैया एलपीजी रिफॉर्म जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और क्या निजीकरण, इन तीनों चीजों को जो है इसे 1991 की नीति द्वारा लाया गया था। देखो यहां से एक बार प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है कि ये जब लाया गया था तो कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो भैया वो 8th 5 ईयर प्लान था। कितना? 8th 5 ईयर प्लान था। ओके, और वो कब से कब था, 1900 आपके कितने, वो आपका था भैया देखो 8th 5 ईयर प्लान आपका 1992 से लेकर के 1997 के मध्य में आता है। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान आप कहोगे सर 1991, भैया 1991 में आया था लेकिन इंप्लीमेंट होते होते 1992 चीजें देखो पहले से ये उन्होंने घोषणा की थी लेकिन इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है ना। अब देखो इसमें जो है जो ये आया था इसमें इनका टारगेट था कि हम 5.6% क्या ग्रोथ रेट हासिल करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो उस समय ऐसा हुआ था कि इनके लक्ष्य से ज्यादा इन्होंने क्या
उसको हासिल कर दिया। 6.8% का लक्ष्य इन्होंने हासिल कर लिया था। मतलब टारगेट था 5.8, लेकिन उन्होंने पाया कितना 6.8% ये पहुंच गए थे। और उस समय इन्होंने एग्रीकल्चर को भी रखा था कि हम भैया एग्रीकल्चर में कम से कम 3.5% का क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। लेकिन यहां पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से 3.9% का ग्रोथ दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो कितनी उस समय मतलब, और इसी के दौरान, इसी 8-5 ईयर के दौरान बहुत महत्वपूर्ण योजना चालू हुई थी आपकी, कौन सी? मिड डे मील स्कीम। जानते हो मिड डे मील स्कीम, जो आप लोग अक्सर न्यूज में पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है काफी सारे राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं के लिए। वो इसी 8-5 ईयर प्लान के समय ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी महिला स्कीम, उसके बाद जो है आपका गंगा कल्याण योजना, महिला समृद्धि योजना, पीएम रोजगार योजना, ये जैसी सारी योजनाएं आपके इसी 8-5 ईयर प्लान में ही स्टार्ट हुई थी। और ये जो आप देख रहे हो 1991 का, ये इस समय कौन थे भैया? पीवी नरसिम्हा राव। बहुत बार पूछा गया, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री आपके कौन से? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखो आपको जो पता है, ये जब लाया गया था तो इसको लाने क्या था, उस समय हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार थी उसमें बहुत कमी आ गई थी। तो विदेशी मुद्रा भंडार को अच्छे से बनाने के लिए ये हमें करना पड़ा था। ठीक है, दूसरा क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। वो तो आपको पता ही है कि वो तो अभी भी करना होता है। दूसरा था मुद्रास्फीति, उस समय बहुत चली गई थी क्योंकि हमारे रुपए का अवमूल्यन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो महंगाई को कम करना, ये 3-4 चीज थी जिसको लेकर के ये एलपीजी रिफॉर्म किया गया था। ठीक है, क्या था, कैसे था, क्यों था, कौन किया था, सारी चीजें डिटेल्स मैंने बता दी, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो ऐसे क्लास अगर ये प्रश्न देख लिए ना, ऐसे आगे सारे प्रश्न हर क्लास ऐसे होता है। करंट अफेयर्स तो इससे 10 गुना अच्छा होता है। करंट अफेयर्स अगर तुम पढ़ोगे इससे 10 गुना अच्छा होता है। अब मलाई छीट छाट के लाता हूं भाई साहब, आपका जो इतना अगर आपका नोट्स होगा ना, इतना बनवाऊंगा, इतना पेपर तक, इतना देख लो, इतना, और इतने में से तुम्हारा फंसेगा 80%, 70% उसी से आएगा। 100% में कभी नहीं कहता, मैं इसे नहीं कह सकता। 80% ले आओ यार, तुम्हें पास होना है, टॉप कर लोगे, 80% ले आओगे तो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चलो भैया पहले प्रश्न अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे प्रश्न का ट्रेल देख लिए। अभी देखो आगे क्या होने वाला। अगर क्लास अच्छी लगी तुरंत सी बात में सब्सक्राइब कर दो, तुरंत बेल आइकन दबा दो, और धीरे जैसी क्लास सुबह आप लोग को 10 बजे मिलती है। ठीक है, तो बताओ। तो देखो भैया, समृद्धि की सीमा की अवधारणा था क्या, आप समझिएगा। ये दरअसल ये था, इसे कहते हैं लिमिट टू ग्रोथ। इसे कहा गया था लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ की बात जो है यहां पर आई थी। दरअसल 1968 में एक चीज की स्थापना हुई थी, उसका नाम क्या था? क्लब ऑफ रोम। कब हुआ था भैया? 1968 में आपका क्लब ऑफ रोम या रोम ऑफ क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके, ये देखिए क्या कर रहा था। ये दरअसल आपके जो पृथ्वी पर यानी कि धरती पर किस प्रकार से फ्यूचर भविष्य में लेकर के हमें अपने चीजों को लेकर के चलना है, उसके लिए ये जो है एक क्लब ऑफ रोम जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये भी जान लो, इसने 1972 में जो ये लिमिट टू ग्रोथ नहीं है, ये एक पेपर था। मतलब इसमें चीजों को लेकर के डिटेल में बताया गया था। उसका शीर्षक था लिमिट टू ग्रोथ। जो पेपर था, एक आता नहीं, इसे विभिन्न जब चीजें होती वो अपनी एक पेपर प्रकाशित करती जिसमें उनकी पूरा उद्देश्य क्या है, किस प्रकार चीजों को करना, वो सारी चीज इसमें होती। तो ये पेपर 1972 में आया था। ठीक है, तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है ये चीज आई थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर तुम्हारे लिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जो तुम लोग एसडीजी नहीं, या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सबसे पहले भैया इसी क्लब ऑफ रोम में ही जो है यहां पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्लब ऑफ रोम में ही शुरुआत की गई थी, और इसी 1972 का जो आपका पेपर आया था, इसी के दौरान इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, बेसिकली इसने पूरे 5 चीजों को जो है इसने 5 चीजों की जो ट्रेंड्स थी, ठीक है, 5 मेजर ट्रेंड्स, उस पर इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया था। ठीक है, इन्होंने और क्लब ऑफ रोम ने कि कैसे किस प्रकार चीजें होनी चाहिए, किस प्रकार चल रही हैं, उस सारी चीजों को वहां पर बताया गया था। अब आप जान ही सकते हैं कि कैसे जो है जो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ विश्व भर में ज्यादा हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो तेजी से हो रहा है उसे किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब क्या कदम उठाने चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो और उससे जो है चीजें सब तक पहुंचे भी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ होना भी जरूरी है। कई सारे कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ ना होने की वजह से वो देश चिंतित है। आप जापान और कई सारे जो संपन्न देश है उनकी बात कर रहा हूं।
ठीक है। एक पॉइंट ये भी होता है, कहते हैं कहा नहीं जाता कि ज्यादा खाओ ना और ज्यादा बचाओ ना, दोनों जगह नुकसान है। तो बचत करना भी नुकसान है और खाना भी ज्यादा नुकसान है, ठीक है। तो आप वो चीज समझ लिए। उसका था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जो क्या कहते हैं औद्योगिकरण हो रहा था, तो ये औद्योगिकरण को लेकर के क्या क्या कदम उठाए जाने जरूरी है, उस इन्हीं सब चीजों, ऐसे 5 चीजें थी जिन पर ये अपना फोकस करे हुए थे, ठीक है। क्लियर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आप समझ गए क्या था कैसे था, और इस प्रश्न को भी आप अच्छे समझ गए। देखो ये दोनों प्रश्नों जितना मैंने बता दिया इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलो कथन है कारण है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। हाँ चलिए जवाब दीजिए। देखिए आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चलिए बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए समझिएगा। देखिए अगर आप इन कथनों को पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यार कथन तो ए सही है, कथन मतलब कारण आर पे जब आप आ रहे होंगे तो क्या कह रहा है, मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आप मेरी बात समझिए, देखिए यही पॉइंट गलत हो जाता है, सी इसका सही जवाब हो जाता है। पूछिए कैसे, अभी मैं बता दूं। आपको पता है नीति आयोग की स्थापना आपके इंडिया में कब हुई थी, 2015 में, ठीक है। ये जब आए थे तो नीति आयोग ने धीरे धीरे अपने यहां पर 3 प्लान की बात की थी। एक इन्होंने 3 ईयर प्लान की बात की थी, ठीक है, एक इन्होंने 7 ईयर की बात की थी, और एक इन्होंने कौन से 15 ईयर की बात की थी। ये जो तीनों बातें की थी, इस बात के अंतर्गत ये था कि किस प्रकार से हम अपने देश को आगे ले जाएंगे, औद्योगिक चीजों को करेंगे। तो ये देखो यहां पर केवल सूक्ष्म नहीं, यहां पर हर तरह की चीजों का था, तो इसलिए बी कारण आर गलत हो जाता है। आप समझिए जो आप देख रहे हैं ना यहां पर कि आपको क्या कहते हैं 3 ईयर 7 ईयर 15 ईयर प्लान जो है, ये सारी चीजें वहीं पर जो है ये चीजें थी, ठीक है। 3 ईयर को एक्शन एजेंडा कहते हैं, ठीक है, 7 ईयर को मीडियम टर्म कहते हैं, और 15 ईयर को विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग को जान रहे हो तो नीति आयोग की इस चीज को भी आप अच्छे से जानो। आप अधिकारी बनने जा रहे हो, ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि आप ही लोग बैठ करके ये सारी चीजें करोगे, यही सारी चीजें आप ही लोग करोगे, ठीक है, चाहे जहां रहोगे यही करोगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी होगा, यहां पर माफ करेगा, कि भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। चलो बताओ कौन सा एसडीजी है जो पानी के चीजों को लेकर के है। जवाब दीजिए भैया, यहां पर बताइए क्या होगा। यहां पर मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा भैया, ऐसा नहीं है कि जो आपको थोड़ा ही बताऊं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो भैया देखो पहले यहां देखते हैं, पहले एसडीजी 8 दिया। एसडीजी 8 क्या है, एसडीजी 8 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 8 था, इसमें बात की जा रही थी कि भैया जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो किस प्रकार से क्या होगा, सस्टेनेबल, मतलब किस प्रकार से हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, और साथ ही साथ जो यहां पर आपके जॉब होंगे यानी कि एम्प्लॉयमेंट होंगे, वो सारी चीजें किस प्रकार से हो भैया। देखो ये मैंने एक बार पहले बताया हुआ, लेकिन यहां मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। वो किस प्रकार से होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट होंगे और वर्क होंगे वो कैसे डिसेंट होंगे, मतलब सभी को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सभी को एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त हो, और साथ ही साथ जो उनकी वर्किंग कंडीशन हो वो कैसी हो, डिसेंट वर्किंग कंडीशन हो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एसडीजी 9 की तरफ आते हैं। 9 किसकी बात कह रहा था, 9 ये कह रहा था भैया कि देखिए जो आपके यहां पर डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल हो। देखो सस्टेनेबल तो यहां पर हर जगह लगेगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या 3 चीजों की बात कर रहा है, 3 आई की बात करता है यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्या है इनोवेशन, और आपका तीसरा क्या है, देखिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं जिससे आपको हेडिंग मिल जाए, बाकी लंबा लिखूंगा फिर इतना समय जो है नहीं होता, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या है मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये 3 चीजें जो है यहां पर एसडीजी 9 के अंतर्गत थी। तो 8 पता, 9 पता, 6 क्या था, 6 क्या था जी भैया, 6 इसका सही जवाब है, 6 इसका सही जवाब है। और 5 आपकी क्या बात करता है भैया, 5 आपकी बात करता है यहां पर जेंडर इक्वलिटी की। क्या भैया, जेंडर इक्वलिटी की यहां पर बात करता है, ठीक है, समझ गए।
चलो भैया इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्लियर ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने लुप्त होती महिलाएं, जी क्या भैया, लुप्त होती महिलाओं का विचार व्यक्त किया है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हेलन केलर, मेघा पाटकर, अमर सेन और सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं। इसे बेसिकली लुप्त होती महिलाएं का मतलब क्या है, मिसिंग वुमेन। ठीक है, मिसिंग वुमेन की अवधारणा इन्होंने दी थी। ठीक है, मिसिंग वुमेन की बात इन्होंने की थी। इनका नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आपको पता है इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने जो है ये कहा था कि जो नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, हाँ, उन्होंने ये कहा था कि जैसे आपके विकसित होते विश्व में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है कि उनको सही से वो इक्वलिटी नहीं मिल रही है। इससे आप देख रहे हैं कि महिलाओं को वो सही से क्या कहते हैं, चीजें ना मिलने के कारण वो लुप्त होती चली जा रही है। यार देखो, आज भी मैं देखता हूं, मैंने एक बार फिर से कहा था कि एक बहुत छोटी चीज मैं लेता हूं, बहुत छोटी चीज है जिससे मतलब उसकी जिंदगी जुड़ी होती है एक लड़की की। वो क्या है, मतलब सब छोड़ दो, मैं शादी की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो लड़की घर पे ये नहीं कह सकती कि मुझे शादी इससे करनी। मैं बहुत छोटी चीज ले रहा हूं, मैं अपने आसपास कई लोग साथ ही देखा, मतलब वो अगर वेल सेटल हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो अंतिम में आकर के इस चीज के बारे में घर नहीं कहती। क्यों, मैं इंडिया को बताऊं, क्योंकि यहां पर एक प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ये पता नहीं कहां से उनके बहुत बड़ी, उसकी जिंदगी में खुशी ज्यादा ये मैटर करता है। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे अगर कुछ लोगों को घर से बाहर पढ़ने जाना हो तो मानसिकता, देखो ये भी एक मानसिकता का ही असर है। बहुत से लोग हैं कि नहीं लड़की है बाहर नहीं पढ़े भेजेंगे, तो ये सारी चीजें क्या है, उसे अवसर मिलने में रोक उत्पन्न करती हैं। आज इंटरनेट आ गया है, घर पे चीजें हो जा रही हैं, तो इसलिए कुछ लोग कर ले रहे वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें मैटर कर रही है भैया, जब तक आप एक मानसिकता से तो ग्रसित हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इस वजह से जो महिलाओं को सही से उनको जो मिलना चाहिए वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी तो खत्म होती हैं। इसी प्रकार से वुमेन, जो मिसिंग वुमेन की बात आती है, उन्होंने यही चीज बात की थी। ठीक है, समझ गए, यही बात इन्होंने की थी। ठीक है, समझ गए, क्योंकि एक्सेस नहीं मिल पाता, जो संसाधन है वो संसाधन उन्हें सही से नहीं मिल पाते हैं। अब मेन के लिए क्या है, मेन के लिए मैं देखता हूं वो जैसे चाहे कोई चीज है तो कहीं से जाकर के ले आ सकते हैं, अचानक से कहीं घूमने टहलने जाना। लेकिन महिला को अगर कहीं घूमने टहलने जाना है तो काफी दिक्कत होती है, उसे सोचना पड़ता है, उसे घर से किसी गार्जियन से परमिशन लेनी पड़ती, काफी सारी चीज। ऐसा नहीं कि लड़कों को परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन कंपेयर टू गर्ल्स आप समझे बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, वो चीज आप भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये है, अब मैं तो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल देखता हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जिंदगी की एक ऐसी चीज जो इसके साथ मरते दम तक, एक बार हो गया तो मरते दम तक ये रहेगा, और जिसके साथ रहना वो उसको नहीं कह सकता। ठीक है, समझना बात को, लेकिन करना घर वालों से, करना उससे है, लेकिन उसका नहीं सुना जाएगा, घर वालों का। क्यों, क्योंकि भैया यही ज्यादा जानकार है। अरे ठीक है, उससे ही पूछ लो एक बार। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़, ज्यादा नहीं बोल सकते इस पे, वरना कोई लोग, सब लोग इस बात को पॉजिटिव नहीं लेंगे। निम्नलिखित जनपदों में से किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा। कुछ ऐसी चीजें जो एज ए टीचर बोलने से भी कतराना पड़ता है, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूं जो सोच अभी हमारे पिछले जनरेशन से आई है उनमें बदलाव हुआ है, लेकिन अभी जो मेरी जनरेशन है, आप लोग मेरी जनरेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो मेरी जनरेशन में भी जो है वो चीजें अभी उस हिसाब से नहीं प्यूरिफाई हो पाई भैया। अभी मैं देखता हूं उस जनरेशन के 80% चीजें लोगों के दिमाग में हैं। अभी भी लड़की के मोबाइल चलाने पर दिन भर शक किया जाता है, मैं देखा हूं। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। तो चले यहां पर किलो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा कितना बड़ा है। तो चलो यहां पर शुरू करता हूं, पहले मैं क्या, आपके वाराणसी से। तो वाराणसी जनपद आपका 1535 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 1535 स्क्वायर किलोमीटर। जौनपुर आपका कितना भैया, जौनपुर आपका है 4038 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 4038 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद गाजीपुर आपका क्या है, गाजीपुर भैया अगर आपका देखा जाए तो यहां पर क्या है, 3384 स्क्वायर किलोमीटर, क्या 3384 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यहां पर देखो प्रयागराज। अब देखो यहां पर प्रयागराज आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा है, क्या है, तो चलो ये देखिए, अब ऐसे प्रश्न आ रहे, अब यही सब प्रश्न जब आप लोग ऐसे प्रैक्टिस क्लास करोगे तो यहां से, अब देखो मैं इसीलिए कैसे पढ़ाता हूं, मैं आपको बार बार कहूं, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। केवल अभी मैं यहां बता दें कि सबसे छोटा शहर आपका वाराणसी है, खत्म। तो आप कहते सर इसका फायदा क्या है, तो किताब से भी हम एक बार पढ़े हुए थे, याद नहीं, लेकिन यहाँ चीजों को जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो इससे आपके दिमाग में आता है। अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं
तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वल्लाह वल्लाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये सारी चीजें आपकी जब शॉर्ट नोट्स में आएंगी, आप जब उसे रिवीजन में डालोगे तो यही सारी चीजें तो आपको पेपर में काम आएंगी भैया। और थोड़ी ना टॉपर भी कुछ नहीं करता है, चुनिंदा चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाता है, उसे रिवीजन करता है, बाकी जो पढ़ रहा है उसे समझ में आ रहा है, उसका क्यों नोट्स बनाना। और कोई भी किताब को कम से कम 2 से 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भैया, अगर उसे तुम एग्जाम में जाने की सोच रहे हो। ठीक है, चले 15 मिनट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में 1/3 से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। चलो, यानी कि वो देश कौन सा है जो कच्चा इस्पात यानी कि रॉ स्टील का लगभग 1/3 से ज्यादा प्रोडक्शन उसी देश में होता है। चलिए जवाब दीजिए। ठीक है, वैसे टॉप 3 कंट्रीज की बात की जाए जो स्टील प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आपका इंडिया भी है, ठीक है, जापान भी है, ठीक है, और उसके बाद कौन है भैया, आपका चाइना भी है। तो आप लोग यहां से एक चीज समझ गए होंगे कि इंडिया जापान यानी क्या, जापान और चीन में से होगा, रूस और अमेरिका हट गया, ये मैंने बता दिया। लेकिन इसका सही क्रम समझ लो क्या है, चीन। चीन आज के डेट में भैया आप लोग का पता है, लेकिन चीन आपको पता है क्या है, चीन लगभग मोर देन 50%, जी भैया, जो लगभग 1/3 से ज्यादा लिखा है ना, लगभग 50% अकेले स्टील का उत्पादन कौन, चीन करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका इंडिया है और थर्ड नंबर पे आपका जापान है। ठीक है, तो ये टॉप 3 जो है आपको ग्लोबल प्रोड्यूसर मैंने बता दिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कथन दिया है, कारण दिया है, बताइए। अरे यार ये क्या खुल गया, यहां कथन दिया, कारण दिया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखो भैया कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है, सोचो, बहुत ही आसान है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है और कह रहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो कितना आसान सा प्रश्न है, देखो कैसे। यहां पर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि अगर आप यूपी के हो, नॉर्मल बात है यार, सबको पता होगा। लेकिन अब यहीं पर नीचे बात आ जाती है ये कि क्या ये कथन सत्य है। तो माय डियर आपको मैं बता दूं ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है, इसका सही जवाब सी होगा। क्या कि यहां पर देखो क्या है, आपके यूपी के बाद भैया महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है, बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, और बाकी अपना यूपी तो पहला है ही क्या, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, क्लियर। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ बताने लायक नहीं था, ठीक है। अब देखो उसमें मैं क्या बताता, बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखो कारण कथन में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कि कारण कथन ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन होता है। मैं कारण कथन में कभी बताता नहीं हूं, बस चीजों को उसमें क्या कहता है प्रश्न समझाने की कोशिश करता हूं। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं, ये प्रश्न मैं करा चुका हूं आप लोगों के सामने। अगर आप इन चारों में से इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो तो जान लीजिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये प्रश्न करा चुका हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 2500 प्रश्न में कुछ प्रश्न आपके 2-2, 3-3 बार आ जाएंगे, और उसमें क्या होगा, आपका रिवीजन भी यही होगा। और अगर आप वहीं आप चेक कर लेंगे कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे आप अगर रिवीजन कर रहे होते तो आप कितना अच्छे से तैयार हो जाते। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको एक चीज दिख जाए कि हाँ हम कितना सही से रिवीजन कर रहे हो, कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, जितने लोगों ने यहाँ क्या बिहान ताल्या विकास जवाब दिया उस तय कर लीजिए। देखिए भैया दरअसल इनका जो नाम आया ना, इन्होंने अंडर 10, जी भैया 10 वर्ष से कम के जो है जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात है उसमें उनको जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, 10 वर्ष से कम वाली श्रेणी में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ा सा जानते हैं ये कहां से हैं, क्यों है, ये चीज भी मैंने इनके बारे में बताई हुई है। देखिए कुमारन स्कूल है बेंगलोर का, कौन सा भैया, कुमारन स्कूल है, कुमारन स्कूल, वहां से जो है ये पढ़ते हैं। और ये बेंगलोर के रहने वाले, कौन से भैया, बेंगलुरु लिखा जाता है लेकिन अंग्रेजी में बेंगलोर होता है। ठीक है, तो बेंगलुरु से है या बेंगलोर से हैं। और देखो ये जो है बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखो 1-2 नाम आपको और पता होना चाहिए। इंडिया का जो सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है अच्छे एज में, उनका नाम है धृतिमान मुखर्जी। ठीक है भैया, क्या नाम है, धृतिमान मुखर्जी। ठीक है, ये जो है
बड़ों की बात कर रहा है, ये छोटे की बात थी। तो धृतिमान मुखर्जी आपके इंडिया के बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, ठीक है ये। और इंडिया में फीमेल की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन है भैया, रथिका रामास्वामी। जी भैया, रथिका रामास्वामी जो है आपकी इंडिया की पहली आपकी क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। देखो यहां पर मैंने इन चीजों को क्यों एक्स्ट्रा बताया, क्योंकि फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपकी न्यूज में है, तो कारण में पूछ सकता है कि इनको मिला था ये यहां से है, और भारत की जो है प्रथम महिला फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रथिका रामास्वामी है। आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी तो आप वहां पर कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे। इसके लिए क्या होता है, मेरे जैसे पढ़ाए जाने वाले क्लास को देखिए, केवल ये सही है जो बताते हैं, वैसा मत देखा करो। मैं बार बार कहता हूं प्लीज, आप देखो आपकी मर्जी। मैं ये नहीं कहता मुझे पता ही नहीं कौन चैनल क्या पढ़ाता भैया, मैं देखता हूं, मुझे इतना पता मुझे क्या पढ़ाना, मुझे क्या करना इतना पता, मैं दूसरे चैनल देखता भी नहीं। लेकिन मैं आपको बार बार आगाह करता हूं कि आप अगर बैठ करके करने आए प्रश्न तो इन चीजों को समझिए, क्योंकि अभी जो आपका ज्ञान हो लेने का समय होता है, एब्जॉर्ब करने का, ये आखिरी 1 महीना में एब्जॉर्ब नहीं करना, आखिरी 1 महीना में तो केवल रिविजन करना होता है। उससे पहले तक एब्जॉर्बेशन एक होता है ना, अवशोषित करो जितना अवशोषण कर पाओ, वही तुम्हें बाद में निकालना होता है। उसके लिए 1 महीना होता है जो स्पेशल रिविजन मंथ होता है, ठीक है। अभी भी रिवीजन थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ो सबका करते रहो, वो 1 महीना की रिवीजन, ये रिवीजन बहुत अंतर है। आज रिवीजन अच्छे से किए ना तो उस समय बहुत चिल होकर रिवीजन करोगे, मजेदार रिवीजन होगा, बात ना मानो दिख जाएगा। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला होने का गौरव किसने हासिल किया। देखिए भैया आपको मैं बता दूं, ये भी आपके इंडिया से है, ठीक है, ये भी आपके इंडिया से हैं, और इन्होंने कुल ऐसे 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जी भैया 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं, और इनकी उम्र 41 वर्ष है। आज की डेट में इनकी उम्र 41 वर्ष है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। ये स्काई डाइविंग भी कर लेती हैं, ठीक है, स्काई डाइविंग बहुत आसान चीज नहीं है, और ये जो है पर्वतारोही तो है ही। ये सारी चीजें जो है इन पद्मश्री मिला, हाँ पद्मश्री ही बताया, मुझे लगा गलत बता दिया, पद्मश्री मिला हुआ है। इनका नाम क्या है, नेहा चौधरी शीतल महाजन। क्या नाम भैया, नेहा चौधरी शीतल महाजन इनका नाम है, ठीक है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं, शादी वादी हो गई है इनकी। चलो अगला प्रश्न क्या है, किस इसरो द्वारा किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है यार, बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखो ये चीज आपको पता है, मैं 2 चीजें बता दूं, 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप दिक्कत करेंगे। तो 2035 तक, ठीक भैया 2035 तक भारतीय स्पेस स्टेशन, जी भैया क्या, भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, कब, 2035 तक, ठीक है 2035 तक। और सुन लो तुम, इसके अलावा और सुनो, 2040 तक यह लक्ष्य रखा गया था, 2040 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि हम मून पर एस्ट्रोनॉट को जो है उतार देंगे, ठीक है, मून पर हम एस्ट्रोनॉट को जो है लैंड करा देंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2030 तक इन्होंने, इसरो ने यह लक्ष्य रखा है कि हम डेब्रिस फ्री, यानी कि जो कचरा है, डेब्रिस माने कचरा होता है, कचरा फ्री जो है हम अपने क्या इस पूरे सिस्टम को बना देंगे, ठीक है। जो आप जाता नहीं है, क्या कहते हैं, स्पेस मिशन होते हैं, उसे जो कचरा होता है वो कचरा फ्री बनाने का 2030 तक का लक्ष्य है। तो ये 3 साल 2030, 2040, 2030, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस नगर निगम द्वारा जो है स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की गई, बताइए। इन चारों में से कौन सा नगर निगम है, बताइए। तो भैया देखो हुआ क्या था कि इंडियन स्वच्छता लीग, जी भैया ISL 2.0 यानी कि दूसरे संस्करण का ये था, इसमें स्वच्छता ट्रेन चलाया जा रहा था, और इसमें जो है ये था कि लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वच्छता के बारे में बताने के लिए था। ये आपके जो है अहमदाबाद, क्या नाम भैया, अहमदाबाद के कंकरिया लेक, जी भैया कौन सा, कंकरिया, जो वहां पर लेक फ्रंट है, वहां पर जो है ये चीज आयोजित की गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पर था, क्या था। देखो यही अंतर है। अब मैं केवल ये बता देता यहां था,
ये चीज नहीं बताता तो आपका कथन में आ जाता ना कि कहां पर हुआ था। अगर अहमदाबाद में हुआ तो कहां हुआ था पता होना चाहिए ना। ये किसके अंतर्गत हुआ था? ये मिशन आप जानते हो हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, ये आपको पता है, इसमें कोई इफ और बट की बात है नहीं। तो ये सारी चीजें आपके मिक्सअप होकर बन गया आपका 3 से 4 प्रश्न और तैयार हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया गया बताइए। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट भैया आ रहा है, 2024 आ गया है, 2024 में तुम पहुंच चुके हो, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलो भैया बताओ। तो देखो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब पेरिस दिया है, पेरिस, पेरिस भैया देख लो सही है। देखो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में होगा। कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में ये आपका होने वाला, ठीक है। 26 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। अब क्वालिफाइंग जैसे मैचेस चल रहे हैं, अभी विनेश फोगाट जो बहुत ज्यादा न्यूज में थी वो क्वालिफाई कर गई हैं इसके लिए, ठीक है। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। इसमें कुल 32 खेलों को, जी भैया 32 स्पोर्ट्स जो है, 32 खेल इसमें शामिल होंगे। देखो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 32 खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है आपका, उसके बाद देखो हाँ 33वां होगा, 34वां आपका कहां पर होगा? तो 34वां आपका होगा भैया, देखो ये सब चीजें बहुत पहले से डिसाइडेड होती है। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स कहां है भैया? आपका है अमेरिका में। उसके बाद आपका 35वां आपका कहां होगा? ब्रिस्बेन में। कहां पर भैया? ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है। ब्रिस्बेन कहां है भैया? ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज जाने रहो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद देखो 36वां ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया इसको आयोजन करने की बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। होस्ट कौन कहेगा अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसा आगे के 2-3 ओलंपिक का डिसाइड हो जाए, 33वां है तो 34वां 35वां हो गया, 36वां भी जल्दी है, ये खत्म होते होते 36वां भी हो जाएगा। लेकिन अभी इंडिया से बातचीत चल रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कि हमें दीजिए, अभी देखो क्या होता है वो जाने, अभी देखते हैं, ये तो चल ही रहा है। श्री एन रंगास्वामी वर्तमान में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए भैया देखिए जितने लोगों ने यहां पर क्या पुडुचेरी जवाब दिया वो सही कर लीजिए। ये पता ये पहली बार नहीं बने हैं ये भैया, जो श्री रंगासामी जी हैं, इनकी एक पार्टी है क्या? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। क्या है भैया? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस इनकी पार्टी है, ये जो है इससे आते हैं। और ये पता है पुडुचेरी के 1963 से जब अभी तक हो रहा है, ये इस बार 15वें, कौन से भैया? 15वें जो है चुनाव था, तो 15वें चुनाव में जो है ये वहां के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने। और ये चौथी बार, जी भैया ये चौथी बार जो है, इसके 4th टाइम जो है ये इसके मुख्यमंत्री बने हैं। क्या नाम है? श्री एन रंगास्वामी जी, ठीक है, समझ गए। दरअसल इससे पहले भी रह चुके हैं, 2001 से 2006 के बीच में ये उसी टाइम 3 बार शपथ लिए थे, सॉरी 2 बार शपथ लिए थे। उसके बाद जो है 2000, इससे पहले जब 2011 से 16 के बीच में शपथ लिए थे, फिर 2021 में तो उन्होंने लिया ही, ठीक है। तो ये चौथी बार बने हैं, इनकी पार्टी का नाम ये 1963 से 15वें बने हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? चलो बताओ। ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूं, ये रिपीट प्रश्न है, क्योंकि भैया जब इतना आगे बढ़ गए 1000+ प्रश्न, बाद में प्रश्नों के बनने की भी सीमा होती है ना। मैं कोई फालतू प्रश्न तो लाऊंगा नहीं, तो एक जो सीमा, उस सीमा को धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। 2500 प्रश्न में चीजें तो रिपीट होने वाली है, दिक्कत ना लो, ठीक है। सब नहीं रिपीट होगा, कुछ हद तक रिपीट आपको मिलेगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? उत्तराखंड। देखो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में भैया जो है ये आपका हुआ था। इसमें कुल 43 स्पोर्ट्स, जी भैया कितने? 43 स्पोर्ट्स जो है इसमें शामिल होंगे। और यहां पर इसका शुभंकर, देखो बहुत पूछा जाता है, शुभंकर से संबंधित प्रश्न आता है, तो आपको शुभंकर पता होना चाहिए। तो इसका शुभंकर होगा हिमालयन, क्या? हिमालयन मोनाल, जो उत्तराखंड की क्या राज पक्षी है, ठीक है। उत्तराखंड की जो राज पक्षी है वही इसका क्या? शुभंकर है। क्या है? हिमालयन मोनाल।
आपको नाम बोल दिया, लिखना हो लिख लो, पता है तो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स, ठीक है, का नया नामकरण किया गया है। बताओ नया नाम क्या रखा गया है? जो ट्रेन चलने वाली उसके अंतर्गत जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या नमो भारत जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए भैया नमो भारत जो आपकी ट्रेन है ये दरअसल पहले ये चलाई जा रही है, इसे देखो डिजाइन कर रही है फ्रेंच की कंपनी एल्स्टॉम। आप समझिएगा, इसे फ्रेंच की कंपनी जो एल्स्टॉम है इसे डिजाइन कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी आप सुनो, लेकिन ये बन कहां रहा है? ये बन आपके गुजरात, मैन्युफैक्चरिंग इसकी गुजरात की सावली, सावली एक जगह है वहां पर जो है, सावली गुजरात में जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन वहीं आपके हैदराबाद में जो है फ्रेंच की कंपनी एल्स्टॉम से मिल करके इसकी जो है चीजें मतलब डिजाइनिंग और सारी चीजें यहां पर चल रही है, ठीक है। और आपको पता है 20 अक्टूबर 2023 को, 20 अक्टूबर 2023 को आपका क्या चीज का भैया, जो आपकी ये रैपिड एक्स लाइन थी इसकी उद्घाटन किया गया था मोदी जी द्वारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका द्वारा पहली गांधी संग्रहालय की स्थापना कहां की? चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आपको पता सही तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देख लो। वह कह तो रहा हूं ऐसे प्रश्न ही आपको मिलेंगे। बताइए तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ह्यूस्टन शहर। जी भी आपको पता होना चाहिए, जो टेक्सास स्टेट है, आपको पता है एक 50 से 51 स्टेट से मिल करके आपका अमेरिका बना है, तो टेक्सास स्टेट का ह्यूस्टन शहर, वहां पर गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है, जो पहला गांधी संग्रहालय है जहां पर गांधी जी के विचारों को, नॉन वायलेंट जो उनकी स्ट्रेटजी होती थी उसको, चीजों को वहां पर जगह दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट 2023 यानी कि जो आपका 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पूछा सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। चलो बताओ, क्रिकेट लवर हो तो बताओ इसका सही जवाब दो, इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा। तो भैया उस बल्लेबाज का नाम मैं बता दूं, उन्होंने सबसे अधिक 765 रन बनाए थे। कितने? 765 रन बनाए थे। उनका नाम क्या था भैया? विराट कोहली, ठीक है भैया, विराट कोहली उनका नाम था। और अभी तक ये पूरे एक दिवसीय मैचों में 13,868 रन जो है बना चुके हैं। कितना? 13,800, माफ करेगा 48 रन जो है बना चुके हैं, ठीक है। 13,848 रन करीब अभी तक बना चुके हैं। अभी भी कोहली कोहली होता रहता है। चलो 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जवाब दीजिए। चलिए बताइए, यह प्रश्न भी मैं करा चुका हूं, शायद तीसरी बार यह प्रश्न आ गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न भी मैं करा चुका हूं, यही आपकी आज की आखिरी प्रश्न है, इसी साथ क्लास भी खत्म होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या जॉन ओलाव फॉस जवाब दिया वो सही कर लीजिए। मैंने आपको बताया हुआ इनके किस किताब, सेप्टोलॉजी की किताब के लिए इन्हें मिला था, ये किस देश थे मैंने बताया हुआ था, ये बहुत अच्छे थे, इनको क्या विशेषता थी, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। मैंने किताब का जिक्र फिर से कर दिया, नाम बता दिया। अगर तुम लोग सही से पढ़ रिवीजन कर रहे हो तो ये प्रश्न तुम्हें देखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सारी चीजें फिर से रिपीट हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने 2-2, 3-3 बार चीजें बताई हैं तो आपको भूलना नहीं चाहिए। रिपीट प्रश्न होने से एक फायदा होता है कि तुम्हारे मेमोरी में अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो तुरंत चीजें क्लिक होती कि हाँ सर ने ये बताया था। तो इसके लिए भैया ये चीजें ऐसे होती हैं। इसी के साथ आप लोग 1000 से प्लस प्रश्न के साथ यहाँ पर इस क्लास को खत्म करते हैं। ये आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। अब फिर जाते हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। जो करंट अफेयर्स स्पेशल संडे स्पेशल क्लास चलती है भैया सुबह 10 बजे, उसे जरूर से जरूर देखें। और ऐसे अन्य सब्जेक्ट्स के लिए अभी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजों के लिए सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही डिटेल में जो तुम लोग हजारों रुपया खर्च करके बाहर से जाते हो ना, तो हजारों का काम यहाँ पर फ्री में भैया, कैसे फ्री में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो फ्री में इतनी सारी चीजें दिल से मेहनत कर रहा हूं, तो केवल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और शेयर जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ कर दिया करो। देखो भैया आपके सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। मेहनत ऐसा करता हूं कि बड़े बड़े चैनल वाले वैसी मेहनत नहीं करते हैं, तो जब उनसे अच्छी मेहनत कर रहा हूं तो शेयर करो ना यार, फ्री में उन्हें भी, अपने दोस्त को भी फ्री में पढ़ाओ, पैसा बचाओ, दोनों लोग मिल करके पार्टी करो, ठीक है। अभी ज्यादा क्या करो, चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे आप सभी से। ओके, हैव अ गुड डे।